नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365 सीरीज। इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। पीटी 365 का जो इम्पोर्टेंस ये है कि यदि आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो पीटी या मेंस दोनों में ही इसका एक अहम रोल है। यदि आप इसके पॉइंट्स को अपने मेंस आंसर राइटिंग में मेंशन करते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम इसमें आज जो सबसे पहला जो है वो हम देखेंगे सरकारी योजनाओं को, और सरकारी योजनाओं में कौन-कौन से टॉपिक हम आगे देखेंगे ये हैं। इसमें पहला है जो आएगा वो हमारा है कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि अवसंरचना कोष के बारे में पढ़ेंगे। 10,000 नए किसान संगठन का जो गठन हुआ और संवर्धन उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, किसान क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कैफेटेरिया स्कीम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और सुर्खियों में अन्य योजनाओं। तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का टॉपिक होगा। अगला आयुष मंत्रालय में है राष्ट्रीय आयुष मिशन, अन्य योजनाएं। फिर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना, औषधि के लिए उत्पादन से संबंध बेहतर योजना और महत्वपूर्ण आरंभिक सामग्री के एसएम्स, औषधि मध्यवर्ती और एपीआई, ये सबको हम देखेंगे। पीएलआई स्कीम को देखेंगे। चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए जो पीएलआई योजना है उसके बारे में पढ़ेंगे। औषधि उद्योग को मजबूत बनाने संबंधित योजना, समान सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टर से योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना एवं अन्य योजना। इसी तरह से नागर विमान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय के तहत जो है योजनाएं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। संचार मंत्रालय का भारत नेट दूरसंचार नेटवर्किंग, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अन्य योजनाएं, सहकारिता डेयरी सहकार योजना, कॉर्पोरेट कार्य योजना, संस्कृति मंत्रालय की योजनाएं, रक्षा मंत्रालय का एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, जिस वित्त आईडेक्स अदिति, इसको बोलते हैं आईडेक्स अदिति, इसके बारे में पढ़ेंगे। अग्निपथ योजना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत अन्य योजनाएं एवं शिक्षा मंत्रालय की योजनाओं। तो इन सभी योजनाओं का हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सूचना आईटी डिपार्टमेंट का है। फिर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत जो भी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि, स्टैंड अप, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना एवं अन्य। उसी तरह से मत्स्य पालन डेयरी मंत्रालय का प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, नीली क्रांति, राष्ट्रीय गोकुल मिशन एवं अन्य है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें पहला जो टॉपिक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि अवसंरचना कोष, इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, AIF। इसके जो कोर पॉइंट है सिर्फ उसी को याद रखेंगे तो हमारे एग्जाम में सिर्फ इसको हम मेंशन कर देंगे तो एक अच्छा आंसर राइटिंग माना जाता है मेंस के समय में। तो सिर्फ AIF भी याद रखेंगे, आप वहाँ पे मेंशन कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। AIF तो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसमें क्या क्या है, इसका स्मरणीय तथ्य, उद्देश्य क्या है, देश में कृषि अवसंरचना में मौजूदा अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करना और निवेश को जुटाना। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कार्यान्वयन एजेंसी इसका नाबार्ड है। अवधि इसका 2032-33 तक है। कृषि अवसंरचना कोष AIF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। क्रियान्वयन एजेंसी कौन है इसका, AIF का नाबार्ड। इसका अन्य उद्देश्य क्या है, यह फसल कटाई के बाद उसके प्रबंधन हेतु बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण योजना की सुविधा प्रदान करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, तो एग्रीकल्चर में परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हेतु यह वित्त पोषण करेगा। और इसका क्रियान्वयन एजेंसी कौन है, नाबार्ड। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो नाबार्ड को मई 2020 में केंद्र द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया था। वित्तीय सहायता इसके तहत बैंक और वित्तीय संस्थान ऋण के रूप में 1 लाख रुपये प्रति वर्ष
3% की ब्याज दर के छूट के साथ प्रदान करेगा। मात्र 3% ब्याज की दर पे 1 लाख करोड़ रुपये प्रतिवर्ष 3% की ब्याज छूट के साथ प्रदान किए जाएंगे। 3% ब्याज छूट के साथ 1 लाख करोड़ रुपये इसके तहत दिया जाएगा। 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करना। पात्र सामुदायिक संपत्ति परियोजना निर्यात क्लस्टर सहित फसलों के क्लस्टर के लिए आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना प्रदान करने को चिन्हित परियोजनाएं। कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण या फसल कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों या उनकी एजेंसियों द्वारा प्रणीत परियोजनाएं। सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण या फसल कटाई के उपरांत प्रबंधन के लिए पीपीपी आधारित मॉडल के तहत केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों या उनकी एजेंसियों द्वारा प्रणीत परियोजनाएं। जैविक आगतों का उत्पादन, बायो स्टिमुलेंट्स उत्पादन इकाइयां, स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए अवसंरचना। तो इसकी पात्र सामुदायिक परिसंपत्ति परियोजनाओं के तहत ये सब सारी चीज़ों को देखें, आपूर्ति श्रृंखला संरचना प्रदान करना। बस कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें हैं जो हमें ध्यान रखना है। अब जैसे इसमें कोर पॉइंट में दिया हुआ कि कुछ प्रमुख लाभार्थी कौन हैं, जैसे किसान होगा, प्राथमिक कृषि क्षेत्र समितियां पैक्स, किसान उत्पादक संगठन एफपीओज, राज्य एजेंसियां, कृषि उपज विपणन समितियां एपीएमसी और स्वयं सहायता समूह। तो एआईएफ के तहत इन सभी को एक तरह से अवसंरचना के निर्माण हेतु ऋण भी प्रदान किया जाएगा बहुत कम इंटरेस्ट के साथ। और इसके लिए वित्तीय सहायता हमने देख लिया, 1 लाख करोड़ रुपया 3% ब्याज छूट के साथ प्रदान किया जाएगा। और 2 करोड़ रुपया तक एमएसएमई का जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है उसके द्वारा कवरेज प्रदान किया जाएगा। अगला देखते हैं प्रबंधन और निगरानी। इसमें यह कार्य ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के जरिए संपन्न किया जाएगा। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय निगरानी समितियां रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी। भारत अभियान के बारे में, भारत अभियान को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए शुरू किया गया। भारत अभियान देखते हैं, भारत अभियान क्या है। भारत अभियान लोगों को अधिकतम लाभ प्रदान करना, कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के लिए समय पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु बैंकों और ऋण देने वाली संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा का परिवेश तैयार करना, एक तरह से कंपटीशन लाना ऋण प्रोवाइड करने वाली एजेंसियों और बैंकों के बीच में। ये भारत अभियान का उद्देश्य है ताकि अधिकतम से अधिकतम लोगों को ऋण मिल सके, कृषि ऋण मिल सके और अवसंरचनाओं का निर्माण हो सके। ये हो गया भारत अभियान। अगला देखते हैं 10,000 नए एफपीओज के गठन और संवर्धन हेतु। स्मरणीय तथ्य क्या है, इसका प्रकार यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। उद्देश्य क्या है इसका, सदस्यों के लिए इकोनॉमी ऑफ स्केल और बाजार पहुंच में सुधार करना। इकोनॉमी ऑफ स्केल बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इकोनॉमी ऑफ स्केल और बाजार पहुंच में सुधार करना। लाभार्थी कौन है, एफपीओज के सदस्यों की न्यूनतम संख्या मैदानी क्षेत्रों में 300 तथा पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 100 होगी। लाभार्थी वह होंगे जहां एफपीओज में के सदस्यों की संख्या, एफपीओ में जो मैदानी क्षेत्र में होंगे उसमें उस एफपीओ में कम से कम 300 सदस्य होंगे और पहाड़ी क्षेत्र में है तो 100 सदस्य उसमें होने चाहिए। कार्यान्वयन एजेंसी, 9 कार्यान्वयन एजेंसियां एफपीओज का गठन करने में मदद करेगी। इकोनॉमी ऑफ स्केल और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। उद्देश्य क्या है, 10,000 नए एफपीओज का गठन और संवर्धन करना। कब, 2027-28 तक। प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। एफपीओज एक समान नाम है। एफपीओज में कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होता है ये, तथा साथ ही राज्य सरकारों के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसान सहकारी समितियों में शामिल होंगे। कंपनी अधिनियम के तहत ये गठित होगा और राज्य की सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड होते हैं। इसका गठन कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उत्पादन व विपणन लागत में अनुपातिक रूप से बचत करने के माध्यम से सामूहिक लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। एफपीओज का गठन का लक्ष्य यही है, जो उत्पादन और विपणन में जो लागत होता है वो अनुपातिक रूप से उसको कम किया जा सके और सामूहिक लाभ उसमें मिल सके। एफपीओज का गठन और संवर्धन उपज क्लस्टर क्षेत्र दृष्टिकोण तथा विशेषीकृत जिन्स आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है। एफपीओज का गठन और संवर्धन उपज क्लस्टर दृष्टिकोण पर और जिन्स आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है, पीजे।
प्रोडक्ट एंड जीन्स इसके इसके दृष्टिकोण पर आधारित है। क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए उत्पाद में विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए एफपीओ का गठन एक जिला एक उत्पाद को ध्यान में रखकर किया जाएगा। एफपीओ का गठन किसको ध्यान में रखकर किया जाएगा? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। कार्यान्वयन एजेंसी जैसे लघु किसान कृषि व्यापार कस्टोडियम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उसके बाद नाफेड, नाबार्ड, मतलब इस तरह से नाफेड है, नाबार्ड है, एनसीडीसी है, एसएफएसी है। तो इसके अलावा इसमें जो अन्य एजेंसियां हैं उसमें है जैसे एनईआरए, मैक, एफडीआरवीसी, वाटरशेड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तमिलनाडु का लघु कृषि व्यापार कस्टोडियम। ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये कुछ कुछ मेन पॉइंट जो है उसे हम याद रखेंगे। इसमें नाफेड है, नाबार्ड है, एनसीटीसी है, एसएफएसी है। अगला देखते हैं, एफपीओज को वित्तीय सहायता। एफपीओज को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाएगी। एफपीओ को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति एफपीओ 18 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दिया जाएगा। प्रत्येक एफपीओ के लिए 18 लाख रुपए वित्तीय सहायता दिया जाएगा। तो 3 वर्ष की अवधि के लिए 18 लाख रुपए वित्तीय सहायता दिया जाएगा। 15 लाख रुपए प्रति एफपीओ की सीमा के साथ एफपीओ के प्रति किसान सदस्य को 2,000 रुपये तक का समतुल्य इक्विटी अनुदान सहायता का उल्लेख किया गया है। 15 लाख रुपए प्रति एफपीओ की सीमा के साथ प्रति किसान 2,000 रुपये तक का इक्विटी अनुदान दिया जाएगा। एफपीओ की संस्थागत ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पात्र ऋण देने वाली संस्था से क्रेडिट गारंटी की सुविधा के साथ प्रति एफपीओ 2 करोड़ की परियोजना ऋण का प्रावधान किया गया है। मेन हम याद रखेंगे 18 लाख रुपये और 15 लाख रुपये। एफपीओ प्रति एफपीओ सीमा 15 लाख रुपये और 18 लाख रुपये तक का 3 वर्ष की अवधि के लिए ये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आरंभिक समर्थन प्रदान करना, प्रत्येक एफपीओ को संगठित करने, उसका रजिस्ट्रेशन करने और 5 वर्ष की अवधि हेतु पेशेवर सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठन को संलग्न किया जाएगा। एफपीओ का प्रशिक्षण और कौशल विकास। एफपीओ की क्षमता के निर्माण और प्रशिक्षण के लिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में चुने गए प्रमुख संगठन निम्नलिखित हैं। बैंकर्स ग्रामीण विकास संस्थान BIRD लखनऊ। कुछ जो संस्थान उसका यहाँ पे उल्लेख किया गया, ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। संस्थागत ढांचा, राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी। राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी समग्र परियोजना मार्गदर्शन, समन्वय, एफपीओ से संबंधित सूचनाओं का संकलन, प्रबंधन सूचना प्रणाली के रखरखाव और निगरानी के उद्देश्य के लिए अधिदेशित है। जिला स्तरीय निगरानी समिति, इसमें डीमैक, डिस्ट्रिक्ट आधारित जो निगरानी समिति है, जिला में योजना के क्रियान्वयन का समग्र समन्वय और निगरानी करेगी। यह जिला क्लस्टर सीईओ जिला परिषद की अध्यक्षता में होगी। राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी, इसका संस्थागत ढांचा हमने देख लिया, 2 है, एनपीएम में राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी और जिला स्तरीय निगरानी समिति। अब देखते हैं अगला जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। हाल ही में सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पीएम किसान के तहत 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त की राशि जारी की। डीबीटी के माध्यम से पीएम किसान के तहत 18,000 करोड़ रुपए का 15वां किस्त भी जारी किया गया। इस योजना का उद्देश्य अलग अलग कृषि आदानों इनपुट्स की खरीद के लिए सभी भूमि धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना। योजना का प्रकार, यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। लाभार्थी कुछ अपवादों को छोड़कर सभी भूधारक किसान इसके लाभार्थी हैं। योजना का लाभ, इसके तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष प्रत्येक 4 महीने में 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में 6,000 रुपया दिया जाता है हर एक किसान को। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी पात्र भूमि धारक किसान परिवार को आय सहायता प्रदान करना। परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे आते हैं। प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। अनिवार्य भूमि अभिलेख, लैंड रिकॉर्ड्स होना चाहिए। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं कृषक परिवारों को मिलेगा जिनके नाम भू अभिलेख में दर्ज हो। इसके बाद हैं जैसे वन निवासी, उनका लैंड रिकॉर्ड नहीं रहेगा फिर भी उनको मिलेगा। पूर्वोत्तर राज्य और झारखंड, जहाँ भू अभिलेखों के लिए अलग प्रावधान है। भू अभिलेखों का जैसे झारखंड में यहाँ पे अलग तरह का प्रावधान है, CNT है, SPT है। तो उन प्रावधानों के तहत जो भी है उनको ये सम्मान दिया जाएगा। ये राशि डीबीटी के माध्यम से उनको दिया जाएगा। और ऐसे समानता क्या है, यह योजना
का लाभ केवल उन कृषक परिवारों को मिलेगा जिनके नाम भू अभिलेखों में दर्ज है। इसके बाद है वन निवासी पूर्वोत्तर राज्य झारखंड, जहाँ भूमि अभिलेखों के लिए अलग प्रावधान है। कृषक लाभार्थी कृषक परिवार की पहचान, इसकी पहचान राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है। स्व पंजीकरण तंत्र, मोबाइल ऐप, पीएम किसान पोर्टल और कॉमन सर्विस सेंटर, यहाँ जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। केसीसी के जरिए समय पर पुनर्भुगतान करने पर अधिकतम 4% ब्याज के साथ फसल, पशु और मछली पालन के लिए ऋण दिया जाएगा। अधिकतम 4% ब्याज के साथ। यदि केसीसी के जरिए ये क्या है कि किसान क्रेडिट कार्ड है, इसमें पीएम किसान के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे और केसीसी के जरिए समय पर पुनर्भुगतान करने पर अधिकतम 4% ब्याज के साथ फसल और पशु मछली पालन के लिए ऋण दिया जाएगा। धन के विचलन या दुरुपयोग की रोकथाम, भौतिक सत्यापन मॉड्यूल, प्रत्येक वर्ष 5% लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण और आयकरदाता सत्यापन होगा। प्रत्येक वर्ष 5% लाभार्थियों का प्रमाणीकरण और सत्यापन होगा, ताकि इसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है, ये आकलन किया जा सके। परियोजना प्रबंधन इकाई पीएमयू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को केंद्रीय स्तर पर स्थापित किया गया है। यह योजना की समग्र निगरानी के लिए जिम्मेदार है। योजना की समग्र निगरानी कौन देखता है? पीएमयू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, पीएमयू। अगला शिकायत निवारण देखते हैं। निगरानी और शिकायत निवारण समिति को प्राप्त होने वाली किसी भी शिकायत या प्रतिवेदन को 2 सप्ताह के भीतर प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए। 2 सप्ताह के भीतर किसी भी तरह की शिकायत को निपटान करने की बात कही गई है। योजना से बाहर रखे गए किसान ऐसे किसान जिनकी आय अधिक है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। यहाँ एक सर्कल में दिया हुआ कि किसान परिवार जिन्हें योजना से बाहर रखा गया है, तो जो सरकार में भूतपूर्व और वर्तमान में विधायक मंत्री हैं, उनको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति, आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति जो भी हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। डॉक्टर, इंजीनियर, पेशेवर को लाभ नहीं मिलेगा। सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम में सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी लाभ के अधिकारी नहीं होंगे। पेंशन भोगी जिनका मासिक पेंशन 10,000 रुपये या उससे अधिक है, इनको भी लाभ नहीं मिलेगा। सभी संस्थागत भूमि धारक को इनका लाभ नहीं मिलेगा। संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, शासन के तीनों स्तरों पर पूर्व और वर्तमान निधि निर्माता, ये किसान परिवार जिन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है। अगला देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका उद्देश्य क्या है? बुआई के पहले से लेकर कटाई के बाद की अवधि तक व्यापक फसल बीमा सुरक्षा प्रदान करना। यह फसल बीमा योजना है, तो फसल का बीमा किया जा रहा है कब से? बुआई से पहले से लेकर के कटाई के बाद की अवधि तक। प्रकार, यह एक केंद्र प्रायोजित परियोजना है। प्रकृति, यह योजना कर्जदार किसानों सहित सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक होगी। लाभार्थी कौन होंगे? बटाईदार, काश्तकार किसान सहित सभी किसान। इसका उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाले फसल हानि से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनकी आय को स्थिर रखना। नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों और फसल विविधीकरण को अपनाना। ये फसल बीमा योजना किस लिए है? क्योंकि कुछ जो भी अप्रत्याशित घटनाएं होंगे, जैसे बाढ़, सूखा, इस तरह की घटनाएं हो जाती है, पाला पड़ जाता है फसलों के ऊपर, तो उस स्थिति में जो क्षति होती है उससे वित्तीय सहायता प्रदान करना किसान को, ताकि उनकी आय स्थिर हो सके। और नवीन एवं औद्योगिक कृषि पद्धतियों और फसल विविधीकरण को अपनाना, और जलवायु परिवर्तन के हिसाब से जो भी फसल विविधीकरण को अपनाया जा सकता है उसको ये प्रोत्साहित करता है। प्रमुख विशेषताएं, पृष्ठभूमि, इसे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित NIAS के स्थान पर लाया गया है। पहले ये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना था, उसकी जगह पर इसको लाया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। हालांकि पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जारी रखा गया है। मौसम संबंधी मापदंडों को फसल की पैदावार के लिए प्रॉक्सी के रूप में उपयोग करता है, ताकि किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई की जा सके। रबी और खरीफ की कवर की गई फसलें, सभी अनाज, मिलेट्स, दाल, तिलहन सब। प्रीमियम का भुगतान बीमित राशि के प्रतिशत या बीमांकित प्रीमियम दर जो भी कम हो उसके रूप में किया जाता है प्रीमियम का भुगतान। अगला देखते हैं किसान द्वारा प्रीमियम दर क्या है। तो शामिल की गई फसल, जैसे वाणिज्यिक या बागवानी फसल है तो उसका बीमित राशि का 5% प्रीमियम होगा। यदि वाणिज्यिक या बागवानी की फसलें हैं तो उसका
जो प्रीमियम भुगतान होगा वो कितना होगा, बीमित राशि का 5%। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% और रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5%। और सरकार द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम कितना है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90% और अन्य राज्यों के लिए 50%। ये प्रीमियम की दरें हैं 5, 2 और 1.5। इसे याद रखना है, 5, 2 और 1.5। ये हो गया बागवानी वाणिज्यिक, ये हो गया खरीफ, ये हो गया रबी। और 90% हो गया पूर्वोत्तर के लिए, 50% हो गया अन्य राज्यों के लिए। एपीआर बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रीमियम दरें हैं। फसलों की बीमित राशि एमएसपी वाली फसलें जैसे राज्य या संघ राज क्षेत्र न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राष्ट्रीय औसत उपज का या तो वित्तीय मान या जिला स्तर मूल्य का चयन कर सकते हैं। बिना एमएसपी वाली फसलें, जिन फसलों के लिए एमएसपी घोषित नहीं किया गया, उन फसलों हेतु फार्म गेट प्राइस खेत पर ही स्वीकार किया जाएगा। फार्म गेट प्राइस को बोला जा रहा है कि जो बिना एमएसपी वाली फसलें हैं उसको खेत पर ही उसका एक तरह से जो भी राशि है उसको स्वीकार कर लिया जाएगा कि हाँ इतना हानि हुआ और इसका जो लागत है, लागत के मूल्य का कुछ इतना परसेंटेज को दिया जाएगा। एमएसपी वालों के लिए राष्ट्रीय औसत उपज का या वित्तीय मान या जिला स्तर मूल्य का चयन कर सकते हैं। या तो राष्ट्रीय औसत मूल्य का चयन करेंगे या जिला स्तर का जो मूल्य चयन है उसको करेंगे। दृष्टिकोण के आधार पर उपज हानि को कवर करने का प्रावधान करता है। ठीक है। अच्छा, इसमें देखते हैं जोखिम का कवरेज और अपवर्जन यानी क्या शामिल नहीं है। तो बुनियादी कवरेज अनिवार्य में जैसे सूखा, शुष्क मौसम, बाढ़, जलप्लवन, व्यापक कीट प्रसार, रोग के हमले, भूस्खलन, वज्रपात के कारण प्राकृतिक दहन, तूफान, ओलावृष्टि और चक्रवात जैसे गैर अनिवार्य निवारणीय जोखिमों के कारण क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण के आधार पर उपज हानि को कवर करने का प्रावधान करती है। तो जितना भी जो कवरेज है उसमें क्या है, जैसे सूखा हो सकता है, शुष्क मौसम, बाढ़, जलप्लवन हो गया हो, कीट का प्रसार हुआ है, भूस्खलन, वज्रपात, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं गैर अनिवार्य चीज़ें यदि ऐसी होती है तो ये बुआई से लेकर कटाई तक उसको कवर करता है। अतिरिक्त कवरेज क्या है, राज्य के विवेक पर डिपेंड करता है कि बुआई, रोपण या अनुकरण जोखिम आदि के लिए कवरेज प्रदान कर सकती है। समान अपवर्जन, युद्ध और नाभिकीय जोखिम, दुर्भावनापूर्ण क्षति और अन्य निवारण करने योग्य जोखिमों से होने वाली हानियों की योजना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। युद्ध या अन्य जो चीज़ें हैं यदि उस समय इस तरह का हानि होता, फसल क्षति होता तो उसको कवरेज नहीं किया जाएगा। कवरेज बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम, बोली प्रक्रिया के जरिए बीमा कंपनियों के चयन के लिए अवधि को बढ़ाकर 3 वर्ष किया गया है। बोली प्रक्रिया के आधार पर बीमा कंपनियों का चयन किया जाता है। 3 वैकल्पिक जोखिम मॉडल्स को शामिल किया गया है। लाभ और हानि साझाकरण, कप एंड कैप 80-100, कप एंड कैप 60-30, 130। इसके तहत यदि कोई दावा नहीं किया जाता तो राष्ट्र द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम का एक हिस्सा राज्य के राजकोष में चला जाएगा। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे इसमें देखते हैं क्या है, अन्य प्रावधान में क्या दिया हुआ है। क्षेत्र दृष्टिकोण अर्थात बीमा इकाई में सभी किसानों को समान जोखिमों का सामना करना पड़ता है। सभी किसानों को समान जोखिम का सामना करना पड़ता है। ठीक है। आधार नंबर अनिवार्य है। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों को अपनी बीमा कंपनियां स्थापित करने की अनुमति दी गई है। बीमा कंपनियों को कार्य का आवंटन 3 वर्षों के लिए किया जाएगा। बीमा कंपनियों को आवंटन कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शुरू की गई अन्य प्रमुख पहलें। इसके तहत और क्या क्या पहल शुरू किया गया है, तो ये है डिजी क्लेम के तहत सभी दावों का बीमा कंपनी के बजाय राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के जरिए आकलन किया जाता है। इसके बाद सार्वजनिक वित्त प्रबंधन का उपयोग करके किसानों के खातों में भुगतान किया जाता है। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करते हुए किसानों के खातों में भुगतान किया जाता है। इसकी निगरानी केंद्र राज्य सरकार द्वारा की जाती है। किसान डिजी क्लेम मॉड्यूल का संचालन नहीं करते हैं। किसान डिजी क्लेम मॉड्यूल का संचालन नहीं करते, केवल भारत सरकार, राज्य सरकार के अधिकारियों को ही इस तक पहुँच है। हालांकि दावों का निपटान पर किसान को एक लिंक के साथ एक SMS भेजा जाता है। इससे किसान अपने दावों के भुगतान की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम विंड्स पोर्टल, यह एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है। यह तालुका, ब्लॉक या ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित मौसम स्टेशन रेन गेज द्वारा एकत्र किए गए अति स्थानीय मौसम संबंधी डाटा को होस्ट, मैनेज और प्रोसेस करता है। यह पोर्टल फसल बीमा में जोखिम आकलन व निर्णय निर्माण की सुविधा प्रदान करता है।
विंड्स पोर्टल। बस विंड्स पोर्टल याद रखेंगे, वो ही काफ़ी है, समझ जाएंगे कि किसके लिए, तो मौसम संबंधी डाटा को होस्ट करता है। प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज प्रणाली यस-टेक मैनुअल। तो ये क्या है, यह एक तकनीक संचालित उपज अनुमान प्रणाली है। यह ग्राम पंचायत स्तर पर उपज का सटीक आकलन करता है। यस-टेक क्या करता है, एक टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से उपज का सटीक अध्ययन करता है और उसके लिए विभिन्न विधि और सर्वोत्तम पद्धति और एकीकरण अतिदृष्टि प्रदान करती है। ठीक है, ये प्रौद्योगिकी आधारित अनुमान है। ये डोर टू डोर नामांकन, इसका उद्देश्य योजना की पहुंच को बढ़ाना है। फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट यूजिंग स्पेस और एग्रोमेट्रोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन। फसल परियोजना FASL फसल परियोजना शुरू की गई है। कृषि के लिए राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना EGPA, कृषि के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना। इसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के उपयोग के जरिए कृषि से संबंधित जानकारी तक समय पर पहुंच हेतु आरंभ किया गया है। राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन और निगरानी प्रणाली NITMS, इसे कृषि सूखे के आकलन के लिए शुरू किया गया है। इसरो का भू प्लेटफॉर्म भुवन, यह प्लेटफॉर्म वृक्षारोपण, कीट निगरानी और मौसम से संबंधित डाटा प्रदान करता है। भुवन क्या करता है, वृक्षारोपण, कीट निगरानी और मौसम संबंधित डाटा प्रदान करता है। तो इसमें मुख्य मुख्य पॉइंट जो हमें देखने को मिला है, PMFY के तहत और क्या क्या पहल किया गया है। तो एक तो हो गया सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है, PFMS ये है। दूसरा विंड्स पोर्टल है, WINDS विंड्स पोर्टल। तीसरा हो गया यस-टेक। चौथा हो गया फसल परियोजना और पांचवा हो गया NITMS देख सकते हैं, और एक छठा हो गया भुवन। ठीक है, तो PFMS किस चीज़ के लिए है, तो ये DG क्लेम, जिसमें जो खातों में भुगतान किया जाता है, तो उसके लिए ये है। विंड्स पोर्टल किसके लिए है, WINDS, तो विंड्स पोर्टल है मौसम संबंधी डाटा को होस्ट करता है और मैनेज और प्रोसेस करता है। ई-टेक क्या करता है, ई-टेक फसलों का सटीक उत्पादन का आकलन करता है। यस-टेक और फसल क्या करता है, या फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट यूजिंग है स्पेस है, फोरकास्टिंग है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, एग्रोमेट्रोलॉजिकल एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन करता है ये। फिर अगला है ई-गवर्नेंस, कृषि के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना। और फिर है भुवन क्या करता है, वृक्षारोपण, कीट निगरानी और मौसम संबंधी डाटा प्रदान करता है। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं, जिसका हम कृषि से संबंधित कोई चीज़ आएगा तो वहाँ पे हम इसको मेंशन कर सकते हैं, या फसल बीमा योजना का आ गया तो वहाँ पर तो इसको मेंशन करना ही है। PFMS, विंड्स, यस-टेक, फसल, भुवन और NITMS, ये 4-5 पॉइंट याद रखेंगे। फिर से बोलते हैं, PFMS, विंड्स पोर्टल, यस-टेक, फसल, भुवन, ये याद रखना है बस। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY, यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। उद्देश्य क्या है इसका, लघु और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, मानधन, जो किसान है अब चूंकि वो बुजुर्ग हो गए हैं तो इसका मानधन जो है वो सम्मान बना रहे, उसके लिए एक तरह से वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करता है तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अपेक्षित लाभार्थी कौन है, 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का लघु और सीमांत किसान जो 2 हेक्टेयर तक के कृषि योग्य भूमि के स्वामी हैं। ये 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लघु और सीमांत किसान, स्मॉल मिडिल फार्मर्स जो 2 हेक्टेयर तक के कृषि योग्य भूमि के स्वामी हैं, 18 से 40 वर्ष उनकी उम्र है, वो इस मानधन योजना का लाभ ले सकते हैं। पेंशन निधि ने जो प्रबंधक है वो कौन है, LIC है। इसका उद्देश्य क्या है, लघु और सीमांत वृद्ध कृषकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि उनके पास वृद्धावस्था में तथा आजीविका की निरंतर हानि की स्थिति में उनकी सहायता करने के लिए नगण्य या कोई बचत उपलब्ध नहीं होता है। एक तरह से यह एक पेंशन योजना की तरह है। ये जैसे जो सरकारी गवर्नमेंट वाले होते हैं, हालांकि उनके लिए
एनपीएस है, ओपीएस था पहले, अब तो यूपीएस आ गया है। तो यहाँ पर तो पेंशन स्कीम है, लेकिन किसानों को वो जो जिंदगी भर एक अन्नदाता के रूप में रहते हैं, उनको वृद्धावस्था में क्या सुरक्षा मिल रहा है, इसके लिए ये पेंशन योजना की तरह है ये किसान मानधन योजना। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगा। 60 वर्ष हो जाता है तो उनको 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगा। मासिक अंशदान योजना में प्रवेश की आयु के आधार पर 55 से 200 रुपये के बीच में पेंशन निधि में अंशदान करना होगा। इसके योग्य अभ्यर्थी कौन है? 18 से 40 वर्ष का जिनका उम्र है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और जब इनकी उम्र 60 वर्ष की होगी तब इनको 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगा। और हालांकि ये काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी एक शुरुआत हुआ है। स्वैच्छिक और अंशदायी इसमें 55 से 200 रुपया तक का अंशदान करना पड़ेगा। समान और बराबर अंशदान केंद्र सरकार अंशदाता द्वारा अंशदान की गई राशि के बराबर योगदान करती है। जितना अंशदान दिया जाएगा, मान लीजिए 55 रुपया, तो जो मतलब इस योजना के अपात्र हैं, जैसे संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, रेलवे पेशेवर है और इंजीनियर, डॉक्टर है, ये सब मल्टीटास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी का ग्रुप डी का को छोड़कर सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी, एमटीएस अथवा चतुर्थ श्रेणी का जो स्टाफ है उसको छोड़ करके जो सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी राष्ट्रीय पेंशन स्कीम एनपीएस जैसे किसी अन्य सार्वधिक सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल या लघु सीमांत किसान, ये सब इसमें अपात्र होंगे। नगर निगम के वर्तमान मेयर, अध्यक्ष, सभी संस्थागत भूमिधारक, ये सब इसके अपात्र होंगे। पारिवारिक पेंशन किसान की मृत्यु हो जाने के बाद मृतक का पति पत्नी को पेंशन के रूप में 50% राशि का पारिवारिक पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा। दिव्यांगता के लिए प्रावधान, यदि अंशदान करने वाला 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले दिव्यांग हो जाता है तो पति या पत्नी बाद में इस योजना को जारी रखने के हकदार होगा। पति या पत्नी बचत बैंक ब्याज दर या पेंशन निधि द्वारा वास्तव में अर्जित संचित ब्याज जो भी अधिक है उसके साथ अंशदाता के अंशदान के हिस्से के साथ योजना से बाहर निकल सकता है। बाहर निकलने का प्रावधान क्या है? समय से पूर्व निकासी, योजना में शामिल होने की तारीख से 10 वर्ष के भीतर बाहर निकलना, 10 वर्ष के भीतर बाहर निकलना। अंशदाता को बचत बैंक ब्याज दर के साथ अंशदान का हिस्सा मिलेगा। शामिल होने की तिथि से 10 वर्ष बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलने पर अंशदाता को बचत बैंक ब्याज दर या पेंशन निधि द्वारा वास्तव में अर्जित संचित ब्याज के साथ अंशदान का हिस्सा मिलेगा। अगला देखते हैं खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, NMEO। यह एक प्रकार का केंद्र प्रायोजित योजना है। खाद्य तेलों पर आयात बोझ को कम करना है। विशेष ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी अवधि 2025-26। ऑयल पाम में एक तरह से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए और आयात को कम करने के लिए ये योजना को शुरुआत किया गया है और इसकी अवधि क्या है? 2025-26। खास करके पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे फोकस किया गया है। अन्य उद्देश्य पाम ऑयल क्षेत्र के विस्तार का उपयोग करके देश में खाद्य तिलहन उत्पादन में वृद्धि करना है। पृष्ठभूमि, इस मिशन को 2021 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ऑयल पाम प्रोग्राम के ऑयल पाम विकास कार्यक्रम को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है। ऑयल पाम पश्चिमी अफ्रीका से उत्पन्न हुआ है। यह तुलनात्मक रूप से भारत में एक नई फसल है। इसके प्रति हेक्टेयर उच्चतम वनस्पति तेल उपज क्षमता है। यह 2 अलग अलग तेलों अर्थात ताड़ के तेल और ताड़ की गिरी के तेल का उत्पादन करता है। इन तेलों का उपयोग खाद्य के साथ साथ औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। भारत कुल खाद्य तेल का 57% आयात करता है। भारत ईडेबल ऑयल का 57% आयात करता है। तो इस आयात को कम करने के लिए ये स्कीम को लागू किया गया है। कब लागू किया गया था? 2021 में ही। लक्ष्य क्या है? 2025-26 तक पाम ऑयल का क्षेत्रफल बढ़ाना, 10 लाख हेक्टेयर तक अतिरिक्त 6.5 लाख हेक्टेयर को जोड़ना, जिसमें सामान्य राज्यों के लिए 3.2 लाख हेक्टेयर और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 3.28 लाख हेक्टेयर शामिल है। 3.22 लाख हेक्टेयर और 3.2
दो 8 लाख हेक्टेयर को शामिल करना है और टोटल हमको 10 लाख हेक्टेयर तक का इस क्षेत्रफल को लेकर जाना है 25-26 तक। क्रूड पाम ऑयल के उत्पादन में बढ़ोतरी 11.2 लाख टन तक करना है। 10 लाख हेक्टेयर तक इसका क्षेत्रफल करना है और 11.2 लाख टन तक इसका उत्पादन करना है। तो 10-11 याद रखेंगे, 10 हो गया क्षेत्रफल और 11 हो गया उत्पादन। उपभोक्ता की जागरूकता में वृद्धि, 19 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का उपभोग स्तर बनाए रखना है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपभोग स्तर कितना है? 19 किलोग्राम। तो इस उपभोग क्षमता तक उत्पादन को बनाए रखना पड़ेगा। अग्रलिखित के लिए सहायता प्रदान की जाती है। रोपण सामग्री 4 वर्ष की फसल की पकवना अवधि, इंटरक्रॉपिंग के लिए इनपुट और रख रखाव के लिए बीज उद्यान, पौधाशाला आदि की स्थापना, बोरवेल, पंपसेट, जल संचयन संरचनाओं की स्थापना करना आदि। कुशल जल प्रबंधन, पाम ऑयल में सूक्ष्म सिंचाई योजना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना। खेती के लिए क्षेत्र, ICAR भारतीय ऑयल पाम अनुसंधान संस्थान ने ऑयल पाम की खेती के लिए लगभग 28 लाख हेक्टेयर क्षमता का आकलन किया है। भारतीय ऑयल पाम अनुसंधान संस्थान IIOPR जो बोला है वो कि भारत में 28 लाख हेक्टेयर क्षमता का आकलन किया है पाम ऑयल के लिए। हमारा जो अभी लक्ष्य है 25-26 तक 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल तक पहुंचना है। हमारे यहाँ क्षमता कितना है? 28 लाख हेक्टेयर का। आंध्र प्रदेश प्रमुख ऑयल उत्पादन राज्य है। इसके बाद तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश देशों का स्थान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि राज्यों में भी संभावित जिलों की पहचान की गई है। ठीक है, ये हो गया ऑयल पाम का। अब अगला देखते हैं एकीकृत बागवानी विकास मिशन। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के विकास के लिए क्या है? केंद्र प्रायोजित योजना है ये MIDH। देश में बागवानी का समग्र विकास करना, प्रमुख हस्तक्षेप उपायों के लिए राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। इसमें सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को कवर किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रोवर्स, प्रोड्यूसर्स के लिए उचित लाभ सुनिश्चित करने हेतु उत्पादन, कटाई के बाद प्रबंधन, प्रसंस्करण, विपणन को शामिल करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना। उत्पादन, कटाई पश्चात प्रबंधन, प्रसंस्करण के लिए अनुसंधान और विकास प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। विविधीकरण और किसानों को उपयुक्त प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराकर क्षेत्रफल, कवरेज और उत्पादकता में वृद्धि करना। क्षेत्रफल, एरिया, कवरेज और उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, ACP। बागवानी के क्षेत्र में ACP को बढ़ावा देना है, इसके एरिया को बढ़ाना है, इसका जो कवरेज है उसको बढ़ाना है और इसका प्रोडक्शन को बढ़ाना है। समन्वित दृष्टिकोण अपनाना और साझेदारी, कन्वर्जेंस और तालमेल को बढ़ावा देना। बागवानी उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, किसानों के समूहन, एग्रीगेशन को प्रोत्साहित करना और उसके कौशल विकास का समर्थन करना। तो बागवानी उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना, किसानों का समूहन को प्रोत्साहित करना और उनके कौशल विकास का समर्थन करना। ठीक है, इसमें भी 3 चीज़ निकल कर आया। इसमें बागवानी के लिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, किसानों के एग्रीगेशन को बढ़ाना और उसके स्किल डेवलपमेंट करना, PAS, ACP, PAS। ठीक है, ACP में क्या था? इसके एरिया कवरेज को बढ़ाना है, एरिया को बढ़ाना है, सी कवरेज को बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। और अगला PAS, ACP पास हो गए तो पास में इसमें प्रोडक्टिविटी, एग्रीगेशन और स्किल डेवलपमेंट। प्रमुख विशेषताएं, पृष्ठभूमि, इसकी योजना जो है 2014-15 से लागू की जा रही है। यह योजना 2014-15 से लागू की जा रही है। कवर की गई फसल, फल, सब्जी, कंद मूल वाली फसलें, मशरूम, मसाला, पुष्प, सुगंधित, नारियल, काजू, कोका, ये सब है। वित्त पोषण साझेदारी देखते हैं। पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र के राज्यों को छोड़कर सभी राज्य, भारत सरकार का 60% का हिस्सेदारी है और राज्य सरकार का 40%। पूर्वोत्तर हिमालय क्षेत्र में 90-10 है, यहाँ 60-40 है और पूर्वोत्तर में 90-10 है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड, केंद्रीय बागवानी संस्थान, नागालैंड और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों के मामले में केंद्र 100% का योगदान करेगी। इसका उप योजना क्या है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन, NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। क्षेत्र आधारित व स्थानीय रूप से विविधीकृत रणनीतियों के माध्यम से बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना।
MIDS के अंतर्गत वित्त पोषण वाली गतिविधियाँ: गुणवत्तापूर्ण बीज और रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए नर्सरी उत्तक संवर्धन इकाइयों की स्थापना करना। MIDH के तहत जो वित्त पोषण वाली गतिविधियाँ उसके तहत क्या किया जा रहा है कि गुणवत्तापूर्ण बीज और रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए नर्सरी और उत्पादक संवर्धन इकाइयों की स्थापना किया जाना। क्षेत्र विस्तार: फल और सब्जी और फूलों के लिए बाग बगीचों की स्थापना। अनुत्पादक पुराने और जिन बागों का पुनरुद्धार करना। संरक्षित खेती: पॉली हाउस, ग्रीन हाउस आदि उत्पादकता में सुधार लाने वाले और बेमौसमी उच्च मूल्य वाले सब्जियों और फूल उगाने के लिए। जैविक खेती और प्रमाणीकरण: जल संसाधन संरचनाओं का निर्माण और वाटरशेड प्रबंधन। जल संसाधन संरचनाओं का निर्माण और वाटरशेड प्रबंधन। फसल उपरांत प्रबंधन एवं विपणन अवसंरचना का निर्माण। विपणन अवसंरचना का निर्माण। मशीन बागवानी का जो मशीनीकरण है वो। परागण के लिए मधुमक्खी पालन। तो MIDH के तहत क्या किया जा रहा है, MDH मसाला जो होता है उसके बीच में MI कर दीजिए, MIDH का के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, इसमें वित्त पोषण होने वाली गतिविधि क्या है, एक तो बीज, गुणवत्तापूर्ण बीज और उत्तक संवर्धन इकाई की स्थापना, जो क्षेत्र विस्तार करने के लिए जो फल फूल और सब्जी का नया बाग और बगीचे की स्थापना करना, पुराना जो बगीचा है उसको पुनरुद्धार करना, पॉली हाउस ग्रीन हाउस का निर्माण करना, जैविक खेती का प्रमाणीकरण करना, जल संसाधन और वाटरशेड प्रबंधन, फसलोपरांत प्रबंधन और विपणन अवसंरचना का निर्माण, बागवानी मशीनीकरण, परागण के लिए मधुमक्खी पालन। ये सारी चीज़ों को इसमें अपनाया गया है MIDH के अंतर्गत। अगला देखते हैं, इसी में है पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए बागवानी मिशन। उप योजना में हम लोग देख रहे थे, उप योजना क्या है इसका, MIDH का उप योजना, MIDH के अंतर्गत जो उप योजना है इसमें था राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM, दूसरा हो गया पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए बागवानी मिशन, हिमालय राज्यों के लिए बागवानी मिशन, उसके बाद राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड, नारियल उत्पादक राज्यों में MIDH के तहत योजना को लागू किया गया है। केंद्रीय बागवानी संस्थान नागालैंड और निगरानी सचिव की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति मिशन की प्रगति की निगरानी करती है। MIDH के तहत अन्य पहले क्या है, चमन क्या हुआ, जियो इन्फॉर्मेटिक्स का उपयोग करके समन्वित बागवानी मूल्यांकन और प्रबंधन। चमन, बागों में चमन खिलते हैं तो वही चमन याद रखना है इसको, चमन बागों में मतलब बागवानी में चमन। तो चमन में क्या होता है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स का उपयोग करके समन्वित बागवानी मूल्यांकन और प्रबंधन। प्रमुख राज्य 12 राज्य हैं, 185 जिला है, 7 प्रमुख बागवानी फसलों का क्षेत्र का मूल्यांकन और उत्पादन पूर्वानुमान। प्रमुख फसलें आम, केला, चकोतरा ये सब हैं। कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए GIS और रिमोट सेंसिंग डाटा का उपयोग किया जाता है, GIS और रिमोट सेंसिंग डाटा। हॉटनेट, हॉर्टिकल्चर के लिए हॉटनेट परियोजना MIDH के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वेब सक्षम कार्य प्रवाह आधारित प्रणाली है। नेट है तो वेब आधारित है। हॉर्टिकल्चर के लिए हॉटनेट। लक्ष्य क्या है, इसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत गवर्नेंस के संपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संचालित किया गया है। साथ ही इसके अंतर्गत कार्य प्रवाह की सभी प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता की परिकल्पना की गई है, जैसे ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन ये सब या प्रमाणीकरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों को बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान आदि। तो इसमें हमने देख लिया 4-5 जो उप मिशन है इसका, NHM है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड और केंद्रीय बागवानी संस्थान, ये सारी चीज़ें हैं। MIDH के अंतर्गत जो गतिविधियाँ हैं उसको भी हमने देख लिया है। और इसके अंतर्गत जो था ACP और PAS, इसे भी हमने देखा जो उद्देश्यों में शामिल है। और ये हो गया टोटल हमारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन, एकीकृत बागवानी इंटीग्रेटेड मिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ मिशन फॉर इंटीग्रेटेड
डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के लिए MIDH है। और इसके लिए योजना जो हमने देखा उप योजना NHM है, पूर्वोत्तर राज्य के लिए है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है, नारियल विकास बोर्ड है, बहुत है इतना। उसके बाद MIDH के तहत अन्य जो पहले हैं वो चमन है और हॉर्टिनेट है। अगला देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। उद्देश्य क्या है? खेती के अलग अलग चरणों में किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना। कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी समिति, ये सब कार्यान्वयन एजेंसी है। लाभार्थी सभी किसान, व्यक्तिगत संयुक्त उधारकर्ता जिसके पास भू स्वामित्व है, दस्तकार किसान, अलिखित पट्टेदार, और ये सब सारे लाभार्थी हो गया। संबंध क्षेत्र पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित क्षेत्र। अन्य उद्देश्य निम्नलिखित के लिए एक लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एकल विंडो के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता, फसलों की कृषि और फसल कटाई के बाद के व्यय के लिए अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना, फसल उपरांत जुड़े व्यय के लिए, कृषि उपज के लिए विपणन हेतु ऋण के लिए, किसान परिवारों को भोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कृषि परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए, कृषि और संबंधित गतिविधियों के निवेश संबंधी ऋण की आवश्यकता के लिए इसका उद्देश्य है। अगला देखते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है। अल्पकालिक ऋण देता है इसमें 1.6 लाख रुपए तक का, जमानत रहित ऋण, कोई प्रक्रियागत शुल्क नहीं, 3 लाख रुपए तक का तत्कालिक उधारकर्ताओं के लिए 3% तक का ब्याज अनुदान, 3% तक का ब्याज अनुदान मिलता है तुलना 3 लाख रुपए तक में। ऋण का प्रीमियम बैंक और उधारकर्ता दोनों द्वारा वहन किया जाता है 2:1 के रूप में। दीर्घकालीन ऋण भी देता है कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए, निवेश ऋण की आवश्यकता के लिए। जोखिम कवरेज KCC धारक को बाहरी हिंसक और दृश्य साधनों के कारण होने वाले दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप मृत्यु या अस्थायी दिव्यांगता के संबंध में जोखिम कवरेज भी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया KCC। अब हम आगे जो है इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।